हाय क्लास, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आपको हिस्ट्री की क्लास देने आ गई। ठीक है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, इसका पार्ट वन आ चुका है। एंड पार्ट टू अब मैं फिर से बना रही हूँ। एक्चुअली पार्ट टू जब आया तो उसमें कुछ आई थिंक कुछ वॉइस का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आपको दिखाई तो दे रहा था बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो ऐसे वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इट्स कॉपीराइट प्रॉब्लम एंड ये कॉपीराइट का इशू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कोई इशू कॉपीराइट का उसके साथ नहीं था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से उसकी वॉइस चली गई थी। एंड वो जब अपलोड हुआ तो आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अब आप ऐसा कुछ ये मत समझिएगा कि फेक चैनल है या फेक वीडियोज़ हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है, कोई फ़र्ज़ी वाला काम यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। एंड इन केस कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं तो हम आपको वापस से फिर से अपलोड करते हैं वीडियो, जिससे आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑलराइट, सो आई होप अब आपके ये एटलीस्ट ये वाला इशू मैंने क्लियर कर दिया है, जो आपके माइंड में रहा होगा ये कॉपीराइट इशू वाला, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके पार्ट टू है, पार्ट वन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। एंड क्लास 11th हिस्ट्री क्लास। ओके, सो अभी हम चाइना के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जापान हम कवर कर चुके हैं, अभी चाइना पे आते हैं। चाइना, अब आप मैप अगर देखोगे तो हमसे ऊपर वाले पोर्शन में, इंडिया से ऊपर वाले पोर्शन में आपको चाइना दिखेगा। ऑलराइट, तो चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पैन्स मेनी क्लाइमेटिक जोन्स। क्लाइमेटिक जोन्स हर जगह डिफरेंट होते हैं, वैसे चाइना में भी है। द कोर is dominated by three major river systems. Yellow River, that is Honge, Honge या होंग हो भी कुछ लोग कहते हैं. The Yangtze River, Changjiang, द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये जो रिवर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो होंगो रिवर है, ये जो आपकी वर्ल्ड की एक थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, ये सॉरी यांगजे रिवर जो है वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और होंग हो जो है वो लार्जेस्ट रिवर में काउंट की जाती है वर्ल्ड की। तो ये दोनों रिवर्स यहीं पे मिलती हैं, यहीं पे पाई जाती हैं। एंड होंगो को जो है ये चीन का एक तरह से सॉरो ऑफ द चाइना भी कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बाढ़ आती है जिसकी वजह से वहाँ की काफ़ी खेती खराब हो जाती है, वहाँ का काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय करके जाती है वो बाढ़। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पर्ल रिवर। ये थ्री मेजर रिवर्स वहाँ पे चाइना के अंदर आपको दिखेंगी। अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री इज माउंटेनियस। अब चूंकि ऊपर वाले पोर्शन में है, हमारे यहाँ भी आप देखते हो ऊपर जितने भी नॉर्थ एरिया है, बहुत नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, वहाँ पे माउंटेन ज़्यादा मिलते हैं। तो चाइना भी अपन का ऊपर ही है, तो वो भी माउंटेनियस ही पार्ट कहा जाता है। देर आर डाइवर्जेंट एथनिक ग्रुप। यहाँ पे कुछ एथनिक ग्रुप्स आपको मिलेंगे, जैसे टिबेटन, मैंचू, हुई, हुईगो एंड हैन। तो ये हान या हैन आप कह सकते हैं, हान कहते हैं बेसिकली वहाँ पे। तो ये अलग अलग जो है ये ग्रुप्स हैं, एक तरह से ट्राइब्स आप इनको कह सकते हैं कि ये ट्राइब्स मेन पाई जाती हैं वहाँ पे। मेजर लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? चाइनीज एंड कैंटोनीज। कैंटोन एक वहाँ पे जगह है जहाँ पे आप पढ़ोगे अभी आगे जाकर के, एक वॉर हुआ था। ठीक है, वहाँ का वॉर अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो एक क्विजीन भी होता है यहाँ पे, जैसे चाइनीज क्विजीन है वैसे ही कैंटोनीज भी क्विजीन भी होता है। तो वो एक लैंग्वेज भी है और रीजनल फूड भी है। चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट्स दिस रीजनल डाइवर्सिटी। चाइनीज फूड किसने किसने खाया है? सभी खाते हैं आजकल वैसे तो। चाइना का सबसे ज्यादा आजकल फेमस ये मोमो चल रहा है, राइट, चाइनीज खाने में। तो मेरा लिए मंचू जो है, ये मंचूरियन आपको इसी से मिलता जुलता, क्योंकि ये चूंकि चाइनीज ही एक तरह से वहीं से इजाद की हुई मंचूरियन डिश है। एंड मांचूज भी चाइनीज ट्राइब है, तो ये वहीं से निकल के आया है। तो सदर्न और कैंटोनीज क्विजीन, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लूड डिम सम, लिटरली टच योर हार्ट, एंड असॉर्टमेंट ऑफ पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स। ये सब फूड के बारे में है। आपने फूड तो वहाँ के खाए ही हुए हैं, अब इंडिया में तो सब चाइनीज फूड आ ही गया है, कब से चल रहा है, तो सबने खाया हुआ है, सबको इसके क्विजीन्स के बारे में पता है।
While in the north, wheat is a staple food, while in Sichuan, spices have created a fiery cuisine. आप शेजवान चटनी भी आपने खाया होगा, तो ये शेजवान स्पाइसेस हैं जो कि वहाँ के फूड में इंक्लूडेड होता है। स्टेपल फूड में आता है आपके व्हीट, जो कि इंडिया में भी काफ़ी नॉर्थ में ही ज़्यादा खाया जाता है व्हीट। इन ईस्टर्न चाइना बोथ राइस एंड व्हीट आर ईटन। जो ईस्ट पूर्वी चाइना होता है वहाँ पे आपको राइस और आटा दोनों ही खाया जाता है वहाँ पे, मतलब चपातीज एंड राइस। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, फिजिकल फीचर्स की हमने बात कर ली है। इसके अलावा आता है आपका हिस्ट्री, जो चाइना की हिस्ट्री है। अब जो मैंने आपको पहले ये अभी बताया ना कि कैंटोन कैंटोन में ये ओपियम वॉर हुई थी। अभी आप ओपियम के बारे में पढ़ेंगे, ओपियम वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हिस्ट्री ऑफ चाइना, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न चाइना कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स फर्स्ट एनकाउंटर विद द वेस्ट इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज। ठीक है, मॉडर्न चाइना आपका कहाँ से शुरू होता है? आपका होता है 16th और 17th सेंचुरी को हम मॉडर्न चाइना के रूप में जानते हैं। During 1839 to 42, British won the first Opium War in China and snatched power from the Qing dynasty. जो किंग डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी के टाइम पे ही वहां पे ओपियम वॉर हुआ था। अच्छा, हुआ क्या था? देखिए, चाइना क्या करता था, चाइना को जो आसपास उसने देख लिया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आके अपनी कॉलोनीज बसा करके वहां के रिसोर्सेज को ले लेते हैं, एंड पूरी कंट्री जो है एकदम खाली पड़ जाती है, कंगाल हो जाती है। तो ये सब चाइना ने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया हुआ था। तो चाइना अभी भी यही करता है कि वो ज़्यादातर दूसरों की स्ट्रैटेजीज को अपने यहाँ आने ही नहीं देता है। अगर कोई चाहे भी कि चाइना पे रूल कर पाए या चाइना को यू नो चाइना को लोग फॉलो करते हैं, बट चाइना मोस्टली किसी को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये चाइना ने किया, तो उसको पता था कि ये ब्रिटिशर्स ऐसे हैं। अच्छा, चाइना में अच्छा खासा काम चल रहा था। जो वो लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे कि आज इंपोर्ट में कम करते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक, ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने ये सिल्क रूट देखा। सिल्क रूट जो है चाइना से होता है, यूरोप एंड चाइना को मिलाता है, आप कह दो यूएस भी इंक्लूडेड है। वहां से लेकर के चाइना तक का वो पूरा रूट रहता है, सिल्क रूट। अच्छा, चाइना में सिल्क भी काफ़ी बड़े लेवल पे देखा गया है, एंड अभी भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता है सिल्क का। तो चाइना तो इस हिसाब से रिसोर्सेज का काफ़ी धनी था, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या होता था, चीज़ें बनती थी एंड वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने जब इंडिया आया तो इंडिया के जस्ट बाजू में चाइना है। इन्होंने चाइना को देखा और इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं वहां पे भी हम कॉलोनीज बसा दें। ब्रिटिशर्स का काम ही था इधर हाथ मारना, उधर हाथ मारना और सबको कंट्रोल में करते रहना। तो चाइना के साथ इन्होंने वहां पे गए एंड उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हमें चाहिए, हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। चाइना ने क्लियर कर दिया, भाई हमें नहीं करवाना ट्रेड, आपको जो करना है करो, हम आपको ऑलरेडी आपकी स्ट्रैटेजी जान चुके हैं, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। अब ब्रिटिशर्स ने को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि चाइना जो था अपना जो एक्सपोर्ट कर रहा था, एंड उसके बदले में ब्रिटिशर्स से पैसे ले लेता था। भाई अपना सामान देगा तो ब्रिटिशर्स उसको पैसे देंगे, ऐसे चल रहा था। बट ब्रिटिशर्स को चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई हमारे तो सारा सिल्वर चला जा रहा है, हमारा तो सारी करेंसी चली जा रही है, एंड हम उनसे हम कुछ नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि हमारे यहाँ इंडिया में मसाले वसाले तो चलो होते ही थे, ठीक है, ओपियम भी होता था। ठीक, ओपियम आप सब जानते हैं कि एक तरह की अगर उसको एक्सेसिव मात्रा में अगर उसकी ले लोगे तो एक ड्रग है। ठीक है, तो ये ओपियम को इन्होंने यहाँ से लिया एंड चाइना में बेचने की सोची। अब जब चाइना पे बोला, चाइना को पहले तो बहुत डराया धमकाया गया, ठीक है, बट चाइना ने डर के चलो ठीक है आप थोड़ा पोर्शन पे आप कर लो, जैसे उन्होंने कुछ एरिया दे दिया कि चलो ठीक है आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर लो। ब्रिटिशर्स ने वहां पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ट्रेडिंग करने के साथ साथ ही उन्होंने ओपियम लाना शुरू कर दिया एंड ओपियम वहाँ की यूथ को कंज्यूम करने को देते गए। अब क्या होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हो, ड्रग्स ले लेते हो, उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक तरह से वो ड्रग्स तो ही था, एंड ड्रग्स वहाँ के यूथ ने लेना स्टार्ट किया। अब वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई।
अब डिमांड बढ़ गई, अब क्या हुआ, चाइना की तरफ से ज़्यादा पैसा जाने लग गया। अब लोग जो थे चाइना वाले ओपियम के लिए पैसे दे दे के आराम से करने लगे। अभी ओपियम बहुत बुरी तरह से चाइना के अंदर फैल गया, वहाँ के लोग हो गए। अब जब वहाँ की जो मिनिस्ट्री एक तरह से कहा जा सकता है, वहाँ पे पता चला, जो डायनेस्टी में पता चला कि अगर इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वहाँ की यूथ को, तो उन्होंने कर दी वॉर कि अब ब्रिटिशर्स को उड़ा देंगे। तो जो उनके रूट में आया था, जो समुद्र में जो उनके जहाज जा रहे थे ब्रिटिशर्स के, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया एंड इनके ओपियम्स को, पहले तो उन्होंने सीधे मुंह मना किया कि भाई आप हमारे यहाँ ओपियम मत बेचो। उन्होंने कहा हम तो बेचेंगे, और वहां से डिमांड भी काफी है थी चाइना से, तो अब क्या क्या मिलता है ऑप्शन, तो उन्होंने चाइनीज ने ब्रिटिशर्स की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से एक तरह की इसको ओपियम वॉर कहा जाता है, जो कि कैंटोन एरिया में ही हुआ था। ठीक है, अब ये ओपियम वॉर के बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग 1839 to 42 ब्रिटिश वन द फर्स्ट ओपियम वॉर इन चाइना एंड स्नैच पावर फ्रॉम किंग डायनेस्टी। इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीते एंड द सेकेंड ओपियम वॉर वॉज फॉट इन 1856 to 60। अब क्या हुआ कि पहली तो जीत गए, उसके बाद सेकेंड जो हुई थी 1856 से 60 के बीच में हुई। इट रिवॉल्व्स अराउंड थ्री क्वेश्चंस: हाउ टू रिगेन सोवेरेनिटी एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, ब्रिंग आउट इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। अब जो चाइना था, उसको वो हारने के बाद उसके पास क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। इंडिया ने सोवेरेनिटी कैसे पाई, जब हम 1947 में हमें ब्रिटिशर्स ने आज़ाद किया, जब हम आज़ाद हो गए ब्रिटिशर्स से काफ़ी स्ट्रगल के बाद, तो हमको सोवेरेनिटी मिली, मतलब संप्रभुता मिली, हमारे पास कंट्रोल हुआ ना हमारी कंट्री को चलाने का। तो ये चीज़ चाइना के साथ भी वाला क्वेश्चन था कि अब हम उसको रीगेन कैसे करेंगे। देन फॉरेन ऑक्यूपेशन का जो ह्यूमिलिएशन था उसको ख़त्म करना था, जो बाहर से लोग आके वहाँ पे ट्रेड कर रहे थे एंड उसका एक तरह से उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे थे उनसे बिना पूछे, तो इन ट्रेड्स को ख़त्म करना, इसको ह्यूमिलिएशन को ख़त्म करना, ये भी एक सवाल था। दिस एंड थर्ड वाज ब्रिंग आउट इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। अब वहाँ पे इक्वालिटी लानी थी, क्योंकि लोगों के बीच में जो क्लासेस थे वो बटे हुए थे, हाई, रिच एंड कमज़ोर एंड स्ट्रॉन्ग, इस तरह से। ठीक है, तो लोगों के बीच में इक्वालिटी आनी चाहिए थी एंड डेवलपमेंट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, हार गए थे एक तो वॉर, ऊपर से ब्रिटिशर्स की भी काफ़ी कुछ वहाँ पे दबदबा सा हो जाता है। जब कोई भी कंट्री जीत जाती है उसके ऊपर दूसरी कंट्री का थोड़ा आ जाता है कंट्रोल, तो वो डेवलपमेंट, ब्रिटिशर्स ने तो कभी किसी का डेवलपमेंट नहीं होने दिया, तो यही चाइना के साथ भी था, वो भी अब डेवलपमेंट अपने यहाँ चाह रहा था। एंड वो डेवलपमेंट और आज का डेवलपमेंट देख लो, अपना खुद का सूरज बना के बैठे हैं, राइट। ठीक है, देयर वर थ्री व्यूज। अब इसके लिए पहले थ्री क्वेश्चन से, अब ये थ्री व्यूज क्या चाहिए, लियांग एंड दूसरा था लियान शाओ शाओ, आई डोंट नो व्हाट द थिंग इज दिस, मतलब इतने कठिन कठिन नाम होते हैं ये चाइनीज। यूज ट्रेडिशनल आइडियाज इन न्यू डिफरेंट वे टू मीट वेस्टर्न चैलेंजेस। ठीक है, इनके क्या थे, लियांग को क्या था कि एक ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो करते थे वो। ठीक है, और ये एक रिफॉर्मर आप समझ लो, बहुत पॉपुलर थे वहाँ पे। एंड इन्होंने चाइनीज के बीच में एक नेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है, एक क्या क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीयता की भावना, अगर वो नहीं होगी तो हम वेस्टर्न चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम यही नहीं मानेंगे कि ये हमारी कंट्री है, हमको इसके लिए कुछ करना है, तो हम दूसरी कंट्री से कभी नहीं जीत पाएंगे। तो ये उनके विचार थे। रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी था सन याटसन। तो ये थे जो जापान एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने जापान की भी देख रखी थी कि किस तरह से उन लोगों ने डेवलपमेंट अपने यहाँ किया, किस तरह से उन्होंने दूसरों के इंटरफेरेंस को अपनी कंट्री में कम किया, एंड उसके बाद ही उनको ग्रोथ मिली थी। ठीक है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द मॉडर्न चाइना एंड एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिक इन 1911। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न चाइना के का इस्टेब्लिशमेंट और रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो वो सन याट सेन ने किया था 1911 ईडी के अंदर। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वांटेड टू एंड एज ओल्ड इनइक्वालिटीज एंड एक्सपेल फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को बाहर निकालो, सबसे पहले उनका कहना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी का। एंड उन्होंने कहा था कि जो
एंड करो इस जो ओल्ड इनइक्वालिटीज चली आ रही है ना। जैसे पहले आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी ऐसे ही होता था कि कैसे आया था रेवोल्यूशन, क्योंकि वहां पे भी वो जो पोप्स क्लर्जीज एंड किंग्स एंड ये सब थे ना, तो ये लोग जो कॉमन मैन था उसको दबाते थे। तो ये जो ओल्ड वहां पे भी इनइक्वालिटी थी और सेम यहाँ पे भी था, तो ये ओल्ड इनइक्वालिटी की एज को खत्म करना चाहते था ये सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, लेटर द गुमिंडांग द नेशनल पीपल्स पार्टी, जो नेशनल पीपल्स पार्टी के लीडर थे गुमिंडांग, उन्होंने क्या कहा था, सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था उसके साथ में उन्होंने चाइना को जो था यूनाइट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, उनका काफी बड़ा हाथ था इसके अंदर। चियांग काई शेक, लीडर ऑफ कुमिंटांग, मिलिट्राइज्ड चाइना, चाइना में मिलिट्री पावर को कंट्रोल करके उसको भी पावरफुल बनाया गया। अगर किसी भी देश की मिलिट्री अगर पावरफुल है तो उस देश को आप बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो, तो एक तरह से उसको मिलिटराइज किया गया। माओ जो थे, माओ जेडोंग का जो था ये सीसीपी लीडर थे, इनका बहुत बड़ा रोल आपको दिखेगा चाइनीज रेवोल्यूशन के अंदर। ऑर्गेनाइज सोवियट्स और पेजेंट काउंसिल्स एंड फॉर जापानीज कॉलोनाइजेशन। जापान भी बहुत था, उसने कुछ कम नहीं था, उसने उसने भी वहां पे कॉलोनाइज किया हुआ था, वहां पे कॉलोनीज बना रखी थी। जापान ने एक टाइम पे चाइना में आतंक मचा दिया था। ठीक है, तो उसको भी एक तरह से उन्होंने उसके अगेंस्ट भी फाइट करने की कोशिश की थी चाइना ने। अभी तो चाइना है बहुत दुष्ट, मगर एक टाइम पे अब आप आगे पढ़ोगे ये सब चीजें कि कैसे जापान और ने चाइना को रूल किया था बुरी तरह से, और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, मारा पीटा, एंड उनके साथ एक तरह से वो बर्बरता की गई थी। ठीक है, तो कोई कोई कम नहीं है, ना चाइना कम है ना जापान कम है। Then Guomindang, the National Party's People's Party, intensified attacks. The Soviets shifted the base to Yan'an. After a long march, the Communist Party captured power, established the People's Republic in 1949. अब अगर नेशनल पार्टी के लीडर बोला जाए तो आप गुमिंडांग को बताओगे। ठीक है, इन्होंने टैक्स को इंटेंसिफाई किया था, इन्होंने सोवियट्स को यानन के बेस पे शिफ्ट किया, एंड आफ्टर अ लॉन्ग मार्च, मतलब काफी टाइम निकल गया। लॉन्ग मार्च से मतलब ये है कि एक बहुत बड़े पीरियड के बाद द कम्युनिस्ट पार्टी कैप्चर्ड पावर एंड एस्टैब्लिश द पीपल्स रिपब्लिक इन 1949। इन 1949 में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने पावर को कैप्चर किया एंड पीपल्स रिपब्लिक जो था उसको एस्टैब्लिश किया था। इसका नाम अब पीपल्स रिपब्लिक हो गया था इन 1949 में। ठीक है, अब जो था एक डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात है, डेमोक्रेसी लाने में इनका ही योगदान माना जाएगा। ओके, एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक। अब हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। मांचू डायनेस्टी ओवरथ्रोन। ठीक है, मांचू डायनेस्टी जो थी वो चाइनीज उनको अपनी कंट्री का नहीं समझते। मांचू वॉज अ ट्राइब जिसको बाहर से लाया हुआ समझते थे, चाइनीज उन्हें अपना नहीं समझते थे, कि वो चाइनीज नहीं है, वो मतलब मिक्स्ड रेस के आप मान सकते हो, उनको ये समझा जाता था। ओके, तो मांचू को जब निकाल दिया गया, ठीक है, तो उनकी जगह पे कोई तो आएगा ना रूल करने के लिए, कोई तो चलाएगा। तो उसके बाद में सन याट सेन ने एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया 1911 में। अच्छा, जो सन याट सेन थे वो काफ़ी गरीबी में वो उनका जन्म हुआ था, एंड वो बहुत वैसे तो उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करी थी, बट वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे चाइना के फेट को लेकर के, वो चाइना के लिए काफ़ी डेडिकेटेड थे। ठीक है, वो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी उसको रूट लेवल से हटाना चाहते थे, एंड इसके लिए वो इतनी सारी क्या बोलते हैं रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड जो मांचू डायनेस्टी थी उसके बाद में उन्होंने पूरा अपने हाथ में सब ले लिया था वहाँ का कंट्रोल। ठीक है, Yat-sen's program was called the Three Principles. These were nationalism. This meant overthrowing the Manchu, who were seen as a foreign dynasty, as well as other foreign imperialists. अच्छा, जैसे बाकी फॉरेन को ट्रीट किया जाता था वैसे ही मांचूस को भी किया जाता था, क्योंकि मांचूस को भी वो बाहर की ही डायनेस्टी माना जाता था, उनको अपने चाइना का नहीं माना जाता था। तो उनका ये भी था कि नेशनलिज्म
तभी आएगा ना, जो आप बाहर के लोगों को हटाओगे और जो नेशनलिज्म, जो इंडिया के लोग हैं, आई मीन चाइना के लोग हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाओगे, उसके बाद ही तो इस तरह के चेंजेस ला पाएंगे हम कंट्री के अंदर। तो ये सब चीजें उसने स्टार्ट की थी। उसके 3 प्रिंसिपल्स थे, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। तो नेशनलिज्म हो गया, और डेमोक्रेसी में क्या था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना जिसके अंदर जनता के अंदर पावर हो, जिसमें वो वोट देने के उनके राइट हो, और जनता डिसाइड करेगी कि उसका किंग कौन होगा, उसका राजा कौन होगा, कौन वहां पे रूल करेगा। तो ये डेमोक्रेसी लाना था। देन था सोशलिज्म, जो रेगुलेट करेगा कैपिटल को, एंड जो जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उनको, और जो गरीब तबका लोग हैं उनको सबको इक्वल रखना है, ठीक है, सबको बराबर की अहमियत देनी चाहिए कंट्री में, इसे सोशलिज्म को लाना कहा गया। और रेवोल्यूशनरीज आस्क्ड फॉर, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हमारे फॉरेनर्स के हाथ में नहीं जाने चाहिए, उनके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाइना के रिसोर्सेज हैं, उनको वहीं के लोग यूज करें, और उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो वहीं के लोगों, यानी चाइनीज को ही होना चाहिए। एंड रिमूव इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज फैली हुई है सोसाइटी में उसको खत्म करना, एंड पॉवर्टी को खत्म करना। तो ये इतनी चीजें थी जो जो सन याटसेन ने अपने नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के अंदर लाया था, और वो ये सब बदलाव लाना चाहते थे, ठीक है। देन आता है एडवोकेटेड रिफॉर्म्स। कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स थे जिनको एडवोकेट किया गया था। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज अगर होगी, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड फील करेंगे, एंड आप मेरी बात अच्छे से समझ पाओगे और मैं आपकी समझ पाऊंगी। तो एक सिंपल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज को सिंपल रखना है। एबॉलिश फुट बाइंडिंग। फुट बाइंडिंग क्या होती थी कि चाइना में एक टाइम पे ऐसा होता था कि एक गर्ल्स के साथ में ऐसा था कि उनके फुट को बाइंड किया जाता, बांधा जाता था, और उनके फुट, जैसे मान लीजिए ये पैर है तो उसको ऐसे करके बांध के उनके पैरों को छोटा साइज में किया जाता था, ठीक है, नॉर्मल पैर से थोड़ा सा छोटा, एंड वो थोड़े से ऐंठे से रहते हैं। आई डोंट नो वो क्या उसमें खूबसूरती होती होगी, बट वहाँ के लोगों को मानना था कि गर्ल्स आर ब्यूटीफुल इफ दे हैव दीज काइंड ऑफ फुट, मतलब उनके पैर अगर इस तरह के होंगे तो ही वो खूबसूरत माने जाएंगे, तभी उनकी शादी होगी इनफैक्ट। एंड उसमें काफ़ी वो पेनफुल प्रोसेस होती थी। 5 साल की बच्चियों के साथ ऐसा होता था। 5 साल की बच्ची जब होती थी तो उसके, क्योंकि बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं एंड सॉफ्ट होती हैं, तो उनकी स्किन को ऐसे बांध देता था, एंड उसमें उसके ऊपर पत्थर से उसकी हड्डियों को ऐसे जोड़ा जाता था कि एकदम छोटा सा पैर बन जाए, पत्थर मार मार के ऐसा। एंड बहुत ही, आई डोंट नो कि कैसे बेचारी बच्चियां सहती होंगी वो चीज़। एंड उसके बाद में वो फुट बाइंडिंग उसको कहा जाता था। एंड इन केस अगर ऐसा होता था कि कहीं कहीं अपनी बच्चियों के साथ लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनकी फुट के साथ इतने अत्याचार नहीं किए, तो बड़े होकर उनकी शादी नहीं होती थी। तो गॉड नोज उनको क्या इस तरीके की पेनफुल जो एक्टिविटीज में मजा आता था। खैर वो उस समय पे ये सब बातें थी, तो उसको अबॉलिश करना का एक रिफॉर्म लाया गया था कि जिसमें ये फुट बाइंडिंग, जो बच्चों को इतना पेन होता है, ठीक है, उसको रिमूव किया जाए। फीमेल सबॉर्डिनेशन, फीमेल्स को मेल्स के बराबर ही एक तरह से स्थान मिलना चाहिए, ठीक। एक ये था इक्वालिटी इन मैरिजेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया था। ये सब रिफॉर्म्स लाए गए थे उस समय पे। सन याटसेन्स आइडियाज बिकेम द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द ग्यूमेंडांग। अच्छा, गुमिंडांग को हम कुमिंडांग भी कहते हैं। कुमिंडांग और गुमिंडांग अगर कहीं यूज होता है तो आपको एक ही है, क्योंकि वो नेशनल पीपल्स पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम आप के से भी स्टार्ट कर सकते हो और के से जी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनके क्या था, इन्होंने बोला कि जो नीड्स हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल नीड्स हैं, वो क्या होती है, क्लोथिंग, देन फूड, देन हाउसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक हैं, और ये हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबको मिलनी चाहिए, ये उनका कहना था, ठीक है। और इनकी पार्टी, सन याटसेन की पार्टी थी कुमिंडांग, इन्होंने ही ये बात बढ़ाई, मतलब एक तरह से कही। आफ्टर द डेथ ऑफ सन चियांग काइशेक, चियांग काइशेक आए
गोमिंडांग की या कोमिंडांग की लीडर बन करके आए, ठीक है, सन याटसेन की मृत्यु के बाद। तो ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन टू कंट्रोल द वॉरलॉर्ड्स। जो उन्होंने एक मिलिट्री जो वहाँ की चाइनीज मिलिट्री थी उसको कंट्रोल किया। वॉरलॉर्ड्स मतलब कि जो रीजनल लीडर हैं हु हैड अनसर्व्ड अथॉरिटी एंड टू एलिमिनेट द कम्युनिस्ट। उनका क्या कहना था, कम्युनिस्ट जितने भी हैं उनको हटाओ एंड जो रीजनल लीडर हैं उनको पावर देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की सोच ये सन याटसेन के बाद जो चियांग आए थे इनकी ये थी। He advocated a secular and rational this worldly Confucianism। वो कंफ्यूजनिज्म को फॉलो करते थे। कंफ्यूजनिज्म का मतलब है जो कंफ्यूशियस वहाँ के जो रिफॉर्मर थे या एक दार्शनिक आप कहोगे वो थे, तो उनका ये कहना था, वो उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है। तो उनका था वो किसको बढ़ावा देना, सेक्युलरिज्म को और रेशनलिज्म को। ये दो चीजें थी जो जियांग कैशिक जो थे वो आप बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, चाइना के अंदर लाना चाहते थे। ही एनकरेज वुमेन टू कल्टिवेट द फोर वर्च्यूज ऑफ चेस्टिटी, appearance, speech and work, recognize their role as confined to the household। उन्होंने क्या कहा था कि women to cultivate the four virtues, ये चार वर्च्यूज होते थे, चैस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। एंड उनके जो रोल को रिकॉग्नाइज करता था वो था हाउस होल्ड। वो उनका कहना ये था कि विमेन्स को ये चार चीजें उनके एक तरह से कैरेक्टर में होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में वो हाउस होल्ड पे भी फोकस करते थे, उसको भी मानते थे कि मतलब आजकल भी आप क्या देख रहे हो कि लेडीज ही हाउस होल्ड एक तरह से घर संभालती हैं एंड ऑल। तो ये सब चीजें मतलब बाहर का भी काम करती हैं एंड घर का भी काम करती है, तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही चीज बोली गई थी उस समय पे ये भी, ठीक है। एंड लेकिन अगर आपको ये पूछा जाएगा कि चियांग काइशेक किसको फॉलो करते थे या किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो वो दार्शनिक का नाम था कन्फ्यूशियस, जिनकी आइडियोलॉजी थी कन्फ्यूशनिज्म, उसको ये फॉलो करते थे। ओके। The Kuomintang, despite its attempts to unite the country, failed because of its shallow social political visions। ये जो पीपल्स पार्टी थी गोमिंडांग, ये बहुत सारे एफर्ट्स इसने किए, ठीक है। इन्होंने काफी सारा प्रचार किया, अपनी बातें फैलाई, नेशनलिज्म की बातें फैलाई, सोशलिज्म की बातें फैलाई, सब कहा, बट उसके बाद भी ये यूनाइट होने में कंट्री फेल कर गई थी। एंड इसकी वजह से क्या होता है, शैलो सोशल एंड उसके पॉलिटिकल विजन्स क्या, मतलब एक तरह से देखो तो पॉलिटिकल विजन एंड सोशल विजन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो वो कंट्री जो थी एक तरह से फेल हो गई थी और वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाए थे जितना इन्होंने अटेम्प्ट किया था। Sun Yat-sen's program was of regulating capital and equalizing land was never carried out। सन याटसन का प्रोग्राम क्या था, वो ये क्या चाहते थे, कैपिटल को रेगुलेट करना चाहते थे, ठीक है। कैपिटल मीन्स पूंजी, ठीक, उसको रेगुलेट करना था। और इक्वलाइजिंग लैंड, लैंड जो था सिर्फ लैंड ओनर्स ही उसकी जागीर नहीं होंगे, मतलब अगर उसके ऊपर पेजेंट्स वर्क कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट पेजेंट्स को भी जाना चाहिए, ये सन याटसन का कहना था। लेकिन ये कभी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इनके जो प्रोग्राम्स थे वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से दे नेवर कैरिड आउट। The party ignored the peasantry and the rising social inequalities। ठीक, पेजेंट्री को इन्होंने इग्नोर किया एंड जो इनइक्वालिटीज जो थी, जो और मतलब सन याटसन का तो क्या था, इनइक्वालिटी को बिल्कुल फॉलो नहीं कर, मतलब बिल्कुल नहीं मानते थे, पेजेंट्स को भी बहुत अहमियत देते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंस देते थे। बट इनकी डेथ के बाद में जो पार्टी थी उसने पेजेंट्री को इग्नोर किया एंड सोशल इनइक्वालिटी जो थी वो वहीं की वहीं रही और बल्कि और बढ़ती चली गई। इट सॉट टू इम्पोज मिलिट्री ऑर्डर रादर देन अड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। ठीक, इसमें क्या हुआ कि मिलिट्री ऑर्डर्स बहुत इम्पोज किए जाने लगे, ना कि जो रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। कॉमन पीपल क्या चाह रहा है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसको इग्नोर किया गया एंड क्या किया गया, बस मिलिट्री इम्पोज कर दी गई, हर चीज़ में ना मिलिट्री पावर ला दी गई। तो इस तरह से ये भी चीज़ें अच्छी नहीं होती ना, हर जगह आप मिलिट्री घुसेड़ दे रहे हो एंड जो आपको जो पब्लिक आपके भरोसे बैठी है, जो सोसाइटी में लोग आपके भरोसे बैठे हैं, कॉमन पीपल क्या है, वो किंग के भरोसे बैठा था एंड जो जो पार्टी को उन्होंने वो लेके आए हैं वही उनकी नहीं सुन रही है, तो फिर फायदा नहीं है कोई। तो इस तरह से
काफी बुरे हाल चल रहे थे वहां पे। ओके, तब जब अब ये सब चल रहे थे बुरे हाल, मैंने कहा, तो बुरे हाल के बाद में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये निकल के आई। क्योंकि हमेशा से आपने देखा है, अभी हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते चले जाओगे, तो जब एक पार्टी बुरा करती है या वो नहीं संभाल पाती है, तो अगली आती है कि भाई अब हम ट्राई करते हैं, हमें देखने दो। तो इस तरह से अब आता है द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। When the Japanese invaded China in 1937, the Kuomintang retreated. जो जब चाइना के ऊपर जापान ने हमला किया था 1937 में, तो जो पीपल्स पार्टी थी कुओमिंटांग, इसने रिट्रीट किया था। द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग वॉर वीकेंड चाइना, काफी लंबा टाइम चला वॉर का। एंड उससे क्या हुआ, चाइना, जापान भी टूटा, बट चाइना काफी वीक हो गया, बहुत कमजोर पड़ गया था। एंड उसके जो था, उसकी इकोनॉमी पे बहुत गलत असर पड़ा था, क्योंकि उसकी जो प्राइसेस थे वो 30% तक बढ़ गए थे। 1945 से 49 के बीच में लगभग 30% तक प्राइसेस बढ़ गए थे। एंड जो ऑर्डिनरी पीपल था, अगर मार्केट में ना इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ना है, तो फिर सबसे ज्यादा महंगाई की मार किसको, आम आदमी को पड़ती है, ऑर्डिनरी पीपल को पड़ती है। तो यही वहां पे भी हुआ कि बहुत बुरी तरह से उनकी लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जब ये प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या रहे थे, रूरल चाइना फेस टू क्राइसिस। जो रूरल चाइना था, जो इंटीरियर चाइना आप कहोगे, उसमें दो क्राइसिस हुई थी, इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक। ये दोनों फैक्टर्स आप इसमें लिखोगे। ठीक है, उसमें क्या हुआ, सॉइल एग्जैंक्शन। सॉइल एग्जैंक्शन में क्या, एक तरह से जैसे आप कह दो कि झूम खेती तो होती है, तो ना झूम खेती में यही सॉइल को बहुत खराब हो जाती है उस खेती के अंदर। तो क्या होता है कि लोग वहां पे आए, उन्होंने खेती करी, वहां की जितनी भी उपजाऊ जमीन थी उसको कंज्यूम कर लिया, एंड उसके बाद वो क्या, बैरन रह जाती है बिल्कुल। तो वहां पे फिर से खेती नहीं की जा सकती, तो इस तरह से वहां की सॉइल को एग्जैंक्शन हो गया था। डिफॉरेस्टेशन, अब जब आप जंगल काटने लग जाओगे, खेती करोगे, जंगल काटोगे, एंड वहां पे फैक्ट्रीज भी लगती हैं, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, एंड जब डिफॉरेस्टेशन होने लग गया, तो उससे भी ये क्राइसिस बढ़ने लगी। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, फ्लड्स भी ज्यादा आने लग गई थी, बाढ़ें आने लग गई थी। तो ये हो गया था इकोलॉजिकल फैक्टर। देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक में होता है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम। वहां पे जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने एक्सप्लॉयट किया था जो पेजेंट्स वहां पे काम करते थे, कि भाई हमने तुम्हें रखा है, तुम इतने से इतने टाइम तक ही रहोगे, उसके बाद हम तुम्हें निकाल देंगे। तो ये कहते हैं ना, छोटे टाइम के लिए, अगर छोटे से टाइम के लिए आप किसी को रखोगे ना, तो बहुत, तो वो मेहनत पूरी कर रहा है, फिर उसके बाद उनको क्या, वेजेस भी पूरे नहीं देते थे। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। फिर इनडेप्टनेस, इनडेप्ट हो, अब डेट बढ़ने लग जाते हैं ना, जब पेजेंट्स के साथ क्या होता है, कर्जदार हो जाते हैं, पैसे आप उनको पूरे दोगे नहीं, उनकी जो नीड्स हैं वो तो पूरी हो नहीं पा रही हैं, तो क्या होता है, उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ता रहता है। ये एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो जाएगा। देन प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अभी आप जो चाइना देख रहे हो, अगर आप उस अभी से कंपेयर करोगे, तो दैट वाज जस्ट नेगेटिव में था भाई, बहुत कम थी। तो वहाँ की जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, मतलब टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट एडवांस्ड कि कुछ भी अच्छा हो पाता। पुअर कम्युनिकेशंस, लोगों को बात करना नहीं। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बात करना नहीं आता था, बात ये थी कि अगर जो कॉमन पीपल है, उसकी आवाज ना ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तो वो जो सह रहा है, वो चुपचाप बैठा सह रहा है, अगर उसको लो वेजेस मिल रही है, उसकी इनकम लो है, वो परिवार की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, बट वो अदर ऑफिशियल्स जो होते थे उन तक अपनी बात को भी नहीं पहुंचा पाता था। तो ये थे दो तरह के फैक्टर्स। देन आता है सीसीपी had been founded in 1921 soon after the Russian Revolution। रशियन रेवोल्यूशन होता है, उसके जस्ट बाद ही सीसीटीवी आती है आपके पिक्चर में। ठीक है, माओ जेडोंग क्या था, माओ जेडोंग आया था 1893 से 1976 तक, हु emerged as a major CCP लीडर। अब इनका जो रोल था काफी मेजर था, इन्होंने जो काम किए थे बहुत इफेक्टिव थे। took a different path by basing his revolutionary program। बहुत ही क्रांतिकारी प्रोग्राम लेके आए थे। ये किसके लिए लाए थे, किसानों के लिए, पेजेंट्री के लिए। His success made the CCP a powerful political force that ultimately won against the
गुमिंडोंग जो पार्टी थी उसके अगेंस्ट में जब ये आए, जो काम अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसी को पब्लिक मानेगी, उसी को ज्यादा वोट मिलेंगे। तो एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी निकली थी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एंड इसने गुमिंडोंग को काफी बुरी तरह हराया था। In 1949, communist government was established in China and began a new age in the history of China. अब हिस्ट्री जो थी चाइना की वो बहुत तेज बदलने वाली थी, पुराने सब कुछ बदलने वाले थे, क्योंकि अब सीसीपी आ गई थी पिक्चर में, और उसने अब चूंकि काम करने शुरू किए थे तो लोगों में उसकी डिमांड बढ़ गई थी, ठीक, एंड काफी सारा रिकॉग्निशन मिल चुका था। इसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी। जब पार्टी आएगी फिर नई डेमोक्रेसी आएगी, कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो। तो इसमें आया था द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेमोक्रेसी एंड अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस। ये एक पार्टी थी जो सोशली काम कर रही थी, ठीक है, जो पब्लिक के लिए काम कर रही थी, एंड इसके प्रिंसिपल जो थे, उसने नई एक तरह से डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था लोगों से। क्रिटिकल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी व पुट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जो क्रिटिकल एरियाज थे इकोनॉमी के, जहाँ पे जो पहले से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही थी, मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि अब जो था चार्ज अगर गवर्नमेंट के पास होगा तो चीजें सुधर सकती हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वाज अबॉलिश्ड। अब जो प्राइवेटाइजेशन था, ठीक है, जो लैंड का, कि हमारा लैंड है, उसका पेरेंट्स चाहे जो काम करे, प्रॉफिट तो हम ही रखेंगे भाई, ये वाला सिस्टम अब तुम्हारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब ये अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन वो किसी भी चीज का हो, चाहे लैंड का हो, एंटरप्राइजेस का हो, वो सब खत्म हो गया था। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च इन 1958 वाज अ पॉलिसी टू गैल्वेनाइज द कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली। अब एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट आया था जो लॉन्च हुआ था 1958 में। इसमें क्या था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आया था और बहुत स्पीड में लेके आया था, जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज बनने लग गई थी, एंड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, लोगों की थोड़ी थोड़ी स्थिति बेटर होने वाली थी। इसकी वजह से ये मूवमेंट काफी इफेक्टिव था इन 1958, ठीक है। माओ वॉज एबल टू मोबिलाइज द मासेस टू अटेन द गोल्स सेट बाय द पार्टी। उसने वो ही वॉज एबल टू मोबिलाइज द मासेस। अब वो जो मासेस मतलब जो जनता थी उसको अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था, एंड जो उसके गोल्स थे वो भी पार्टी में अच्छे से सेट होके वो उन गोल्स को अटेन कर पा रहा था। हिज कंसर्न वाज विद क्रिएटिंग अ सोशलिस्ट मैन हु वुड हैव 5 loves: fatherland, people, labor, science and public property। उसका कंसर्न क्या था, सोशलिस्ट मैन, ठीक है, हु वुड हैव 5 loves। उसको एक जो सोशलिस्ट मैन की डेफिनेशन उसने क्या दी है, जो कि सबको होना चाहिए, उसका कहना था कि एक तो फादरलैंड, ठीक, दूसरा पीपल, लेबर, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सोशलिस्ट मैन में कौन कौन से 5 लफ्ज बोले गए हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं, माओ ने क्या बताया था, तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिखोगे 5। देन लियो शाओची एंड डेंग जियोपिंग। डेंग जायोपिंग जो थे 1904 से 97 के बीच में रहे, एंड लियू शाओची 1896 से 1969 के बीच में, ट्राइड टू मॉडिफाई द कम्यून सिस्टम एज इट वाज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, ठीक है। उन्होंने ये जो कम्यून सिस्टम था इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, क्योंकि अब वर्क में थोड़ा एफिशिएंट कम हो रखा था, क्योंकि भाई लोगों में क्या होता, द स्टील प्रोड्यूस इन द बैकयार्ड ऑफ फर्नेसेस वाज अनयूजेबल इंडस्ट्रियली। जो लोग थे, ठीक है, उनमें जब जब धीरे धीरे क्या हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो उसके बाद लोगों में थोड़ा थोड़ा ये हो गया था कि
प्राइवेट अपने जो चीज़ें थी ना वो अपने चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहने लग गए थे। यानी कि जो एफर्ट्स जितने लग रहे थे वो अब कंपनीज़ के अंदर नहीं लग रहे थे कि एक जगह आप फैक्ट्री में जाओ एंड वहाँ पे काम करो, देन उसका जो प्रॉफ़िट होता है वो एक अच्छा प्रॉफ़िट लेके बाहर आना चाहिए, बट वो उस समय ठप हो चुका था क्योंकि लोग बहुत सेंट्रलाइज़ हो चुके थे, है ना? क्योंकि वो उन्हें ये नहीं था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ऐसा नहीं था। तो द स्टील प्रोड्यूस्ड इन द बैकयार्ड फर्नेसेस वाज अनयूजेबल इंडस्ट्रियली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टील प्रोड्यूस हो रही थी, जो स्टील बन रही थी फर्नेसेस मतलब भट्टी में, बैकयार्ड में, तो उसको यूज नहीं, इंडस्ट्री में उसका यूज नहीं हो रहा था। एक जस्ट अलाइन कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि थोड़ा जो कम्यून सिस्टम था इसको मॉडिफाई करने के लिए लियो शाओची और डेंग जियाओपिंग को लाया गया था और इन्होंने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए थे। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर क्या देखा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट मैन एंड दोज हु ऑब्जेक्टेड ऑफ हिज emphasis on ideology rather than expertise led Mao to launch the Great Proletarian Cultural Revolution in 1965. ओके, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन है क्या, पहले तो ये समझो। देखिए कल्चरल रेवोल्यूशन आया क्यों था, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो चाइनीज सोसाइटी है उसके अंदर से कैपिटलिस्ट को बाहर हटाना, ठीक है, एंड जो जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करके चाइनीज कम्युनिज्म को वापस से एस्टैब्लिश करना, ये इसका एक मेन मोटिव था, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट मैन and those who objected to his emphasis on ideology rather than expertise led Mao to launch the Great Proletarian प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन 1965। 1965 से 1975 तक का ये आपका रेवोल्यूशन चला था एंड माओ जेडोंग जो था उसकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो नहीं करता था, मतलब उसने जो अदर पार्टीज थी जो उसके ऑपोजिशन वाले थे उसने उनके खिलाफ पब्लिक को काफ़ी भड़का दिया था कि ये हमारे संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं और इनकी वजह से हमारा चाइना के का जो कल्चर है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन पीपल, तो चूंकि वो बहुत पेजेंट्स के बारे में बात करता एंड जो नीचे तक का आदमी था उसके लिए बात करता था, उसकी आवाज़ को ऊपर तक ले पहुंचाता था, तो इसलिए उसको बहुत सोशल जो आदमी था, कॉमन मैन था, वो उसकी बात को बहुत ज़्यादा मानता भी था। इसीलिए उसने जो था ये जो अदर पार्टीज थी जो उसके ऑपोजिशन वाली पार्टीज थी उनके खिलाफ में भड़काया एंड उसको उसको भड़काते हुए भी उसने कल्चरल रेवोल्यूशन को एक तरह से उसको एक प्रोपेगेंडा बना करके कि हमारा चाइना के जो है कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए वो चाहे वो बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो जिस किसी भी रिलीजन का अपमान भी करना हो तो वो करता था। तो इसमें क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बहुत कम एज के बच्चे थे, बहुत प्रोफेशनल नहीं थे, उन सबको या फिर एक स्टूडेंट से स्टार्टिंग आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग जो उसने की थी वो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सब बातें डाल के की थी। तो रेड गार्ड्स क्या होते हैं, जो कि माओ के ही कंट्रोल में चलते थे एंड जो वो कहता था वही करते थे, एक तरह से लोगों पे एक नज़र रखते थे वो। एंड जो अगर उसके ऑपोजिशन में कोई खड़ा होता था या जो कल्चरल जो वैल्यूज को नहीं समझ रहा है, एक चीज, कल्चरल वैल्यूज समझना अच्छी बात है बट उसके लिए आप किसी और का अपमान नहीं कर सकते ना, आप दूसरे धर्मों को खराब नहीं कह सकते हैं, ना ही आप बाहर से आने वालों को रोक सकते हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रेड गार्ड्स का काम ही आता है कि एक तरह से गार्ड करना चाइना को, उसके कल्चरल रेवोल्यूशन को जो है बना के रखना। तो मेनली स्टूडेंट्स एंड द आर्मी वाज यूज्ड फॉर अ कैंपेन अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स। जो भी पुराना कल्चर था, पुराने कस्टम से, हैबिट्स से, ठीक है, रिचुअल्स से, उन सब के खिलाफ में जो उनके अगेंस्ट में कैंपेन लगाते थे, कैंपेन चलाते थे, वो मेनली स्टूडेंट्स थे या फिर आर्मी पर्सनल्स थे।
स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड टू लर्न फ्रॉम द मासेस। अच्छा, स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स थे उनको कंट्री साइड मतलब इंटीरियर में भी जा करके भेजा जाता था कि वहाँ पे देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कल्चरल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बढ़ाए तो मारो पीटो, जो करना है करो। इस तरह से उनको पूरी छूट दे रखी थी इसने, माओ जेडोंग ने। ठीक है, तो एक कल्चरल रेवोल्यूशन जो आया था जिसकी वजह से चाइना में एक उथल पुथल सी मच चुकी थी, जिसकी वजह से आप ये तो नहीं कहोगे कि कुछ बहुत पॉजिटिव रहा। नेगेटिव ये रहा कि उस समय जितने भी अदर कल्चर के लोग थे उनकी जो क्या बोलते हैं, जैसे कि जो किताबें होती हैं ना, जो रिलीजन से रिलेटेड आपकी किताबें होती हैं, उन सबको जलाना तक एक काफी खराब काम था उस समय जो माओ जेडोंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर। उसमें था आइडियोलॉजी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोफेशनल नॉलेज। कोई नॉलेज नहीं, उस समय तो इवन 5-5 साल तक कॉलेज तक बंद हो गए थे। ठीक है, लोग कॉलेज तक नहीं बच्चे जा पा रहे थे। तो उस समय आइडियोलॉजी को बहुत प्रेफरेंस मिल रही थी, मतलब आइडियोलॉजी जो थी नॉलेज से भी ऊपर पहुंच गई थी। डिनंसिएशंस एंड स्लोगन्स, जो स्लोगन्स उस समय बन रहे थे, तो एक रैशनल डिबेट को रिप्लेस कर दिया था, मतलब जो स्लोगन्स थे उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से स्लोगन्स आने लग गए थे, डिनंसिएशंस आने लग गए थे, तो काफी डिस्टर्बेंस चल रहा था, माहौल काफी गर्म था। द कल्चरल रेवोल्यूशन बिगैन अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, weakened the party and severely disrupted the economy educational system। अब एजुकेशनल सिस्टम तो पक्का डिस्ट्रॉय होता ही, क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम तो बेकार ही हो चुका था। एंड इकोनॉमी भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि भाई लोगों को धीरे धीरे पता तो चलेगा ही ना कि आप कर क्या रहे हो। तो चाइनीज़ है, कुछ कुछ लोग हैं वो पॉजिटिव समझ रहे हैं, बट कुछ तो ऐसे थे ना जो जिसकी वजह से पार्टी वीकेंड हो गई थी, मतलब कमज़ोर पड़ती चली जा रही थी। ठीक है, in 1975, the party once again laid emphasis on greater social discipline and the need to build an industrial economy। 1975 तक का द पार्टी ने एक बार फिर से क्या किया था, तो 1975 तक पार्टी ने एक बार फिर से बहुत अधिक एक तरह से सामाजिक अनुशासन और एक औद्योगिक मतलब इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को, इसके निर्माण की जो ज़रूरत है उस पे फोकस किया था। ठीक है, 1975 में, तो मतलब लगभग उस समय रिवॉल्यूशन जो था, जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था, ऑलमोस्ट एंड पे चला जा चुका था। ठीक है, देन आता है रिफॉर्म्स ऑफ 1970। हाँ, क्योंकि उस समय जब ये तब तक चला जब तक माओ जिंदा था, माओ के मरने के बाद ही ये रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था। ओके, तो रिफॉर्म्स ऑफ 1978, डेंग जियोपिंग। अब डेंग जियोपिंग केप्ट पार्टी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। जो 1977 में आए डेंग जियोपिंग माओ के बाद, तो उनके रिफॉर्म्स क्या क्या रहे ये पढ़िए। केप्ट पार्टी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, मतलब सोशल सामाजिक एक तरह से मार्केट था। In 1978, the party declared its goal as a four modernizations। 4 मॉडर्नाइजेशन डिक्लेयर किए पार्टी ने, कौन कौन से? साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह। ये आप एक बहुत बड़े गोल्स हैं जो आप देखोगे सब जगह। द फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन क्या था? उसने ये प्रोक्लेम किया था कि डेमोक्रेसी के बिना, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कुछ भी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी तो बहुत ही जरूरी है। आप साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस कुछ नहीं कर सकता अगर आपके देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है। तो ये फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन को ऐड किया गया था। In 1989, on the 70th anniversary of the May 4th movement, many intellectuals called for a great opens and end to ossified dogmas। ठीक, ossified dogmas, सू शाओजी इसको चाइनीज में कहते हैं। ठीक है, 1899 में क्या हुआ था, सॉरी 1989 में क्या हुआ था, 70th एनिवर्सरी थी मे 4th मूवमेंट की। ठीक है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने इसको ग्रेट ओपननेस कहा था, ग्रेटर ओपननेस कहा था, कि अब जो है जो डॉगमास था, ऑसिफाइड डॉगमास था, उसका अब खत्म होने वाला है। वो एक तरह से एक पूरी जो
एक जनरेशन पूरी बदल चुकी थी इतनी देर में। 1989 से जो पहले से चल रहा था एंड यहाँ तक कि काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके थे, उसी को मे 4th मूवमेंट कहा गया। मे 4th मूवमेंट का मतलब ये है, तो मे 4th मूवमेंट था ये कि ये एक चाइनीज़ एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट था, जो कि जो कि सांस्कृतिक मतलब जैसे कि सोशल और राजनीतिक एक तरह से आंदोलन था, जो 4th मई 1919 को हुआ था बीजिंग के अंदर। तो यहाँ पे ना बीजिंग में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसके बहुत एक तरह से आंदोलन कर दिया था, विरोध करा था इन सब चीज़ों का जो कि समाज में हो रही थी। तो अगले 5 जो दशक आप कहोगे, कई तरह के राजनीतिक और जो सामाजिक जो लीडर्स थे, वो इसमें उभरे थे और वो ही उसमें शामिल थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे। तो इस तरह से ये एक मूवमेंट था जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था एंड जो उस समय चल रहा था ना डेमोक्रेसी को लेकर के, जो एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चल रहा था, सांस्कृतिक विरासतों को और कल्चरल रेवोल्यूशन को बचाने, कल्चर्स को बचाने के लिए जो इसकी आड़ में जो गंदी गतिविधियां हो रही थी, मतलब लोगों को मारना पीटना एंड जो समाज खराब किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में ये मे 4th मूवमेंट हुआ था 1919 में। तो स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत बड़ा लेवल पे पार्टिसिपेट किया था एंड उससे क्या होता कि इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो सारे उभरे थे एंड जो ओसिफाइड डॉगमास मतलब होता है कि जो कट्टरपंथी या कट्टरपंथ विचारधारा आप कह सकते हो, तो उसका एक तरह से एंड हो गया था इस मूवमेंट के बाद से, मतलब 1989 एंड उसके बाद में। ठीक, तो ये आपका मे 4th मूवमेंट था। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर और एट टाइनामिन स्क्वायर इन बीजिंग वर ब्रूटली रिप्रेस्ड। जो कि स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने बीजिंग में किया था इतना सारा आंदोलन, इतना सारा स्ट्रगल, तो उसके बाद उसको बहुत रिप्रेस किया गया था वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज सीन द एमरजेंस ऑफ डिबेट्स ऑन वेज टू डेवलप चाइना। इसके बाद पोस्ट रिफॉर्म पीरियड क्या था, जो रिफॉर्म जो हो गए उसके बाद में क्या हो गया था कि चाइना को डेवलप करने के लिए बहुत सारे डिबेट्स हुए थे, जिससे लोगों के बीच में ये पता चला, उन लोगों को ये जनवाने के लिए कि भाई इतने सारे जो चीज़ें हो रखी हैं, जो माओ के टाइम पे हुई हैं या और उससे पहले भी हुई हैं, तो कल्चर को बचाने की आड़ में एंड अदर चीज़ें जो भी लोगों को मारने पीटने की आड़ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो जो नेगेटिव थी जिससे समाज में बहुत अराजकता फैल गई थी, उसको हटाने के लिए और चाइना को डेवलप करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स उसके बाद भी आए थे। ग्रोइंग रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ Confucianism and arguments that China can build a modern society based on its own traditions rather than simply copying the West। ठीक है, अब जो नए ट्रेडिशनल आइडियाज आ रहे थे, कन्फ्यूशन जैसे कन्फ्यूशियंस से तो काफी लोग बहुत इंस्पायर्ड थे, उनके आइडियाज से, उनकी आइडियोलॉजी से। तो उस समय भी बहुत सारे ग्रोइंग रिवाइवल हुए, उस समय ट्रेडिशनल आइडियाज आए, कन्फ्यूशनिज्म आया, कन्फ्यूशनिज्म के द्वारा भी कई रिफॉर्म्स आए एंड चाइना एक मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होने लग गया था। लेकिन कैसे हो गया था, उसने सिंपली वेस्ट की जो चीज़ें थी या जापान से जो, जैसे जो चाइनीज लोग जापान पढ़ने भी गए थे, तो वहाँ के भी लोगों को कॉपी नहीं किया था, बल्कि उसके ट्रेडिशंस को जो बेटर थे उनको अडॉप्ट किया था एंड जो नहीं थे उनको छोड़ा था। तो मतलब एक तरह से पूरा डिबेट का माहौल था कि जो अच्छा है वो हम चाइना में लेंगे एंड जो जो नहीं है उसको हम सिंपली कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि भी चाइना एंड जापान के कुछ कल्चर्स मिक्स भी आपको दिखेंगे, क्योंकि कई चीज़ें जो है उन्होंने जापान से भी ली हैं, बाकी और भी जगहों से। जो और अच्छी बात यही होती है कि जो चीज़ अच्छी है हमें अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, जो बुरी चीज़ें उन्हें छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से वहाँ पे भी जो रिफॉर्म्स उसके बाद में आए थे, तो वो कंट्री के बेटरमेंट के लिए आए थे एंड जो वेस्ट से आए थे, जो मतलब यूरोप से उन्होंने लिए थे, वो सब भी एक जो चाइना का जो डेवलपमेंट था वो एक तरह से इसी तरीके से जो मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हुई थी, तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद, कई सारे डिबेट्स के बाद, फिर बेटर चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद ही डेवलप हो पाई थी। तो आज हम जो चाइना देख रहे हैं वो इसी वजह से इतना डेवलप्ड हम देख रहे हैं, इतना ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ये सब आइडियाज उन्होंने इधर उधर से ले करके एंड अपनी कंट्री को एटलीस्ट एक बेटर कंट्री बनाया। ठीक है, तो इसके पीछे की यही सब स्टोरीज थी जो कि
एंड आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। एंड जो आपने पहले जो मेरा लेक्चर देखा है, जो नहीं समझ में आया तो आप इसको वापस से देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बीच में बता भी दिए हैं कि आपको ये फैक्टर्स थोड़े लर्न करने चाहिए। एंड कुछ ईयर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड अगर एग्जाम में गोमिंडांग की जगह कोमिंडांग आता है तो प्लीज़ वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्टीज सेम है। ओके। एंड इसके अलावा कुछ जो ओपियम वॉर है ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब आपको रीजन्स पता होने चाहिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं, अपनी लाइफ में भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑलराइट। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।